व्यावहारिक निर्देश छात्रों को शुद्ध और प्रभावी कार्य संपन्न करने में सहायक होते हैं। ये बिंदु कुछ ऐसे होते हैं जो अध्यापक को अपने निर्देश छात्रों तक पहुंचाने में सहायक होंगे। पहला क्या है, इस बात से आश्वस्त हो कि कक्षा के सभी छात्रों का ध्यान आपके निर्देश देने के पहले ही, मतलब निर्देश देने के पूर्व आप पर है। पहली बात है। उसके बाद हम देखेंगे, जब कभी कोई बड़ा सा लंबा सा स्पष्टीकरण देना होता है या देना आवश्यक हो तो छात्रों को बैठाकर उसको इस तरह के समझाते हैं, उसको स्पष्टीकरण देते हैं और छात्र अध्यापक के काफ़ी निकट हो, ये हम निश्चित करते हैं। अगला पार्ट है आपके निर्देश संक्षिप्त, स्पष्ट और मंद गति से दिए हो। बहुत फास्ट नहीं होना चाहिए, इतना रिदम होना चाहिए कि बच्चे उसको आराम से समझ सकें। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे अध्यापक के निर्देश संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और स्लोली यानी कि मंद गति से होना चाहिए। अगला पार्ट, एक समय में केवल एक ही बात के निर्देश देने चाहिए। अगला पार्ट, छात्रों का ध्यान आकर्षित बनाए रखने के लिए भिन्न भिन्न शब्दों प्रयोगों को हम अपनाते हैं, मतलब एक ही शब्दों को बार बार रिपीट नहीं करते। जैसे कि यदि कोई छात्र कोई बात पहली बार नहीं समझ पाता है तो उसको फिर से, लेकिन उन शब्दों को बदल करके दूसरे शब्दों में उसको समझाते हैं। प्रत्यक्ष क्रिया का अभ्यास प्रारंभ किए जाने से पूर्व उसकी क्रियाविधि का हमें स्पष्ट करने होते हैं। इसके बाद आता है आपका दृश्य श्रवण साधन। विविध क्षेत्रों में विज्ञान के प्रगति ने अनेक प्रविधियों का विकास किया है, जिससे ज्ञान बहुत व्यापक और बहुत विस्तार रूप से उपलब्ध होने लगे। जैसे हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये भी विज्ञान की उपलब्धि है। कक्षा की संरचना में हम कई तरह के संरचना कर सकते हैं और ये एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। एक पैटर्न ऐसा होता है कि अध्यापक इस तरह रहेंगे और छात्र ऐसे बैठेंगे, जो आप पहले में देख रहे हो। इसमें हम कर सकते हैं कि जिसका हाइट लंबे हैं वो पीछे बैठेंगे और जिनके हाइट छोटे हैं वो सामने बैठेंगे। सेकंड ऐसा हो सकता है कि अध्यापक इस तरह बैठेंगे और छात्र दो पंक्तियों में इस तरह बैठ सकते हैं, तो छात्रों को भी दिखेंगे और अध्यापक को भी दिखेंगे, पूरा सबको। फिर हम कर सकते हैं ये अर्धवृत्ताकार या सेमी सर्कुलर पैटर्न पे हम कर सकते हैं। अध्यापक ऐसे बैठेंगे और सारे छात्र इस तरह से बैठ के देख सकते हैं। या फिर हम इस तरह कर सकते हैं कि 3 रूम ऐसे बना दिए और अध्यापक इस तरह रहेंगे, तो अध्यापक सारे छात्रों को निगरानी कर सकेंगे, देख सकते हैं और सारे छात्र भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर छात्र की संख्या अगर ज़्यादा होती है तो भी आप इस तरह कर सकते हो कि छात्र इस तरह आपका एक पूरा सर्कल नहीं, क्योंकि अध्यापक रहेंगे, बाकी एक आपका सेमी सर्कल या सर्कुलर पार्ट में जो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि एक जगह अध्यापक रहेंगे, बाकी जगह पे छात्र रहेंगे, ऐसे आप कर सकते हो। ये आपका कुल मिला के आपका जो 5th आपका स्ट्रक्चर हो सकता है। फिर एक स्ट्रक्चर और हो सकता है कि छात्र अगर ज़्यादा होते हैं तो छठा भी होती है कि अध्यापक ऐसे रहेंगे और इस तरह से छात्र बैठेंगे। तीसरा हम देखते हैं कि ये हमारे स्ट्रक्चर जो है एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है और जब हम क्लास लेंगे तो भी हम इसको ध्यान रखेंगे। दृश्य श्रव्य साधन, यानी विविध क्षेत्र में विज्ञान की प्रगति ने अनेक प्रविधियों का विकास किया है, जिससे ज्ञान बहुत व्यापक रूप में लोगों तक उपलब्ध होने लगी है। जैसे आज हम देखते हैं कि इंटरनेट के ज़रिए या ऑनलाइन क्लास के ज़रिए कितनी ज़्यादा व्यापक हो गई है, सब कोई कहीं से भी कर सकते हैं। इस कारण से हमारी संरचना पद्धति या हमारी संचार पद्धतियों में उल्लेखनीय परिवर्तन होने लगे हैं। जैसे कंप्यूटर में अध्यापन के क्षेत्र में मानव शक्ति की आवश्यकता को क्या कर दिया, घटाया गया है। अनेक स्थानों में रहने वाले छात्रों के अनेक समूहों को एक स्थान से कार्यक्रम प्रसारित किया जा सकता है। संचार के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारक संभावनाएं अनेक माध्यमों जैसे दूरदर्शन, टीवी, दृश्य साधन उपलब्ध हो रहे हैं। यह हमारे इतिहास में नया मोड़ है और ये सारे माध्यम असंख्य लोगों तक पहुंचाने का एक प्रभावी साधन होते हैं। यद्यपि यह एक गहन आपका दृश्य श्रव्य साधन हमेशा सदा ही अध्यापक की पहुंच में नहीं होते हैं, लेकिन यह ध्यान में हमें रखना चाहिए होता है, यह ध्यान में रखा जाए कि
ये साधन सीखने की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आपका पीपीटी बनाना, पीपीटी से पढ़ाना या पीडीएफ से पढ़ाना या एक दूसरे में चेंज कर पाना या बाकी जो टेक्निकल चीज़ें होती है इसके ऊपर अध्यापक द्वारा इस प्रकार साधनों का उपयोग किया जाना विषय वस्तु के बारे में छात्रों को शीघ्र जानकारी प्रदान करना। जैसे हमने ग्रुप बना दिया या ऐसा हमने कुछ एप्लीकेशन बना दिया जिसमें हम बच्चों को उसकी जानकारी दे सकते हैं। अध्यापक को भी इससे एक अवसर मिलता है छात्रों तक अपने विचार पहुंचाने का। इससे सभी छात्रों को भी महत्वपूर्ण बातें समझने में सहायता मिलती है। परिणाम स्वरूप क्या होती है? पाठ रोचक बनती है, इंटरेस्टिंग बनती है और छात्र भी पाठ को समझने में रुचि लेने लगते हैं। इसलिए ये कार्य अध्यापन विधि का एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। छात्रों के जो रेस्पॉन्स होते हैं इसको प्रतिसाद कहते हैं। छात्रों के रेस्पॉन्स से यह हम जान सकते हैं कि ये साधन प्रभावी है या नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं? फीडबैक लेते हैं। भले ही अध्यापक इसे बता ना सके परंतु उसे साधन को बताने के और उपयोग में लाने के सिद्धांतों को जानना चाहिए, क्योंकि अगर अध्यापक को नहीं पता रहेगा तो वो उसका अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पढ़ाने के विविध साधन जैसे कि श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड, प्रतिकृतियाँ यानी मॉडल्स, रेखा चित्र, आकृतियाँ, छायाचित्र, फिर आपका फिल्म स्ट्रिप हो गया, इसको प्रजेप पट्टी कहते हैं, फिल्म स्ट्रिप या टीवी यानी दूरदर्शन इत्यादि उपलब्ध है। इनका उपयोग किया जाता है। दृश्य प्रदर्शन गतियुक्त क्रियाओं को सीखने का एक प्रभावी साधन होते हैं। छात्रों द्वारा विविध संवेदी सूचनाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में वैयक्तिक भेद होता है। कुछ छात्रों में दृश्य रूप में प्रस्तुत सूचनाओं को शीघ्रता से गठित करने की सराहनीय क्षमता होती है। यौगिक अभ्यास को अध्यापक द्वारा स्वयं प्रदर्शित करके दिखाया जाना अच्छा होता है, श्रेयस्कर होता है, क्योंकि जब हम करके दिखाते हैं तो बच्चे ज़्यादा अच्छे सीखते हैं। ऐसा करने से अध्यापक छात्रों से अच्छी प्रकार से संपर्क साध लेता है। साथ ही अध्यापक को यौगिक अभ्यास का प्रदर्शित करते हुए उनके सैद्धांतिक पक्ष का स्पष्टीकरण देते रहना चाहिए। छात्रों द्वारा किसी अभ्यास को किए जाने के पूर्व उसे दृश्य प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत करना प्रभावी होता है। फिर आपका आता है चर्चा विमर्श। चर्चा विमर्श में क्या होता है? चर्चा विमर्श में हम क्या करते हैं कि पाठ के अंत में थोड़ी देर के लिए प्रश्न उत्तर का कार्य करने से, जब हम ऐसा करते हैं तो करने से उपलब्धि का मूल्यांकन होने और छात्रों की कठिनाइयों का निराकरण करने में सहायता मिलती है। इसमें हमें नोट करना चाहिए कि निम्नलिखित संकेत प्रश्नोत्तर या चर्चा के कार्यों में उपयोगी होंगे। कैसे? जैसे छात्रों को, इसको नोट करेंगे क्योंकि एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, इस पर से प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्रों को प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करते हैं और अपने विचार चर्चा हेतु, उसके जो भी थॉट है अपने विचार चर्चा हेतु उसे समूहों को संबोधित करें। छात्र द्वारा प्रस्तुत छोटे प्रश्न को न तो हतोत्साहित करे और न ही उसकी हंसी या मजाक उड़ाए। इसको उनकी हंसी भी नहीं उड़ाना चाहिए कि तब बच्चे प्रश्न पूछने में संकोच करेंगे। यथासंभव सभी छात्रों को चर्चा में सम्मिलित करने का प्रयास करें, न कि कुछ ही छात्र सदा उत्तर देने में आगे रहे। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जब हम चर्चा करते हैं तो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा मर्यादित करना योग्य होगा कि जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं। चर्चा के कार्य में अध्यापक छात्र से अधिक जानने वाला होना चाहिए। यदि किसी बिंदु को अध्यापक नहीं जानता या उसे नहीं समझ पाता तो उसे निसंकोच अपनी असमर्थता मान लेनी चाहिए और बता देना चाहिए कि वह उस बिंदु को अगली बार समझा देगा। यह ध्यान में रखें कि छोटे बालक इतने परिपक्व नहीं होते कि वे समूह चर्चा के कार्य में सहभागी हो सके। अतः उन्हें अन्य प्रकार से कार्य में सहभागी होने के लिए प्रोत्साहित हमें करने चाहिए। प्रश्न कार्य को दिए जाने की समयावधि मर्यादित रखें। केवल महत्वपूर्ण और प्रासंगिक प्रश्नों पर चर्चा होने से, या कोशिश करें कि महत्वपूर्ण और प्रासंगिक प्रश्न पर चर्चा होने की दृष्टि से उसका प्रयास करें।
कम महत्व के प्रश्न पर समय ना लगाएं, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है पाठ अतिरिक्त अभ्यास। योग में अध्यापन साधन तथा इसका महत्व। श्री कमिनियस ने कहा है, सभी अध्यापन के नियोग इंद्रियों संवेदी वस्तुओं को स्पष्टतः प्रस्तुत करने में निहित है, जिससे कि उन्हें आसानी से मूल्यांकित किया जा सके। उपयुक्त विषय को समझने तथा सीखने के लिए साधन प्रभावी तरीके से प्रारंभिक और अभिप्रेरक होते हैं। यह अंत नहीं परंतु पढ़ाने में बेहतर तरीके होते हैं। यह छात्रों को केवल मनोरंजन के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि अधिकतम इंद्रियों, दृष्टि तथा श्रवण के प्रयोग के लिए बनाया गया है। बेहतर अध्यापन के लिए यह अति प्रभावशाली माध्यम है। आधुनिक काल में प्रत्येक अच्छा अध्यापक इनका प्रयोग करते हैं। साधनों के विभिन्न प्रकार। अध्यापक को अधिकतम संभावित चैनलों जैसे मोटोर तथा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए, जिसके द्वारा छात्र उपयुक्त विषय को उसकी कौशलता के साथ समझ सकें। उड्डयन, नौली, अग्निसार जैसे अभ्यासों को बेहतर समझने के लिए स्पर्श मतलब जिसको टच करना कहते हैं, बेहतर समझने के लिए स्पर्श रूपात्मकता को प्रयोग करना चाहिए। इसे स्पर्श रूपात्मकता को प्रयुक्त करना चाहिए। इस रूपात्मकता को अंधे व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यौगिक अभ्यासों के विभिन्न मानकों को अंधे व्यक्तियों के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इसे सभी संभावित चैनलों द्वारा प्रयोग करें, जैसे कि कान जैसे ग्रामाफोन, रेडियो क्या करते हैं इसमें, ये हमारा सुनने से। आँख जैसे चित्र, सिनेमा, कैमरा, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन, मानचित्र, आरेख इत्यादि। दोनों आंखें तथा कान जैसे ध्वनि चलचित्र, जैसे हम इसमें कैसे हो जाए, जैसे कि ध्वनि मतलब जैसे आप किसी प्रोग्राम देखते हो, टीवी देखते हो, देखते भी सुनते भी हो, तो ध्वनि चलचित्र इनका उपयोग करते हैं। चौथा क्या है, गतिविधि जैसे शैक्षणिक दौरा तथा यात्रा। हमें अगर सिखानी है, खासकर ये तब होती है जब हम जियोग्राफी के ज़्यादा चीज़ों को हम समझाते हैं, या योग के जहाँ जहाँ योग के संबंध में जो महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ पे हम बेहतर तरीके से हम उसको जान सकते हैं, और जहाँ जहाँ पे योग के संबंध में प्रतिष्ठित चीज़ें हमें सीखने को मिलेगा, तो क्या करते हैं, वहाँ पे शैक्षणिक यात्रा करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, गतिविधि, कुछ आपके ऐसे गतिविधि जिसमें हम टूर, जैसा नहीं होता कि हम जैसे हम कहते हैं कि एजुकेशनल टूर वगैरह होती है, शैक्षणिक दौरा तथा यात्रा, ये सब करते हैं। और पाँचवें में क्या होती है, अन्य तरीके, जैसे समाचार पत्र, किताबें, यौगिक ड्रामा, ये सब करके हम सिखा सकते हैं। तो सिखाने के क्या 5 तरीके हमने पढ़ा। हमने पहला कान से क्या करेंगे, सुनेंगे। तो कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे, ग्रामाफोन, रेडियो, इन सब का नाम याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछे जाएंगे। दूसरा क्या आपका आंखें से क्या करता है, देखता है, जैसे सिनेमा हो गया, कैमरा हो गया, कोई फोटो हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, बुलेटिन हो गया, मानचित्र हो गया, आरेख हो गया ये। तीसरा क्या है, दोनों आंखें तथा कान, दोनों एक साथ, आंख भी कान भी, जैसे टीवी हो गया या पिक्चर्स हो गए, मतलब मोशन का जो आपका पिक्चर्स होते हैं जिसमें आवाज़ भी सुनाई देता है, ये सारे हो गए। और शैक्षणिक दौरा, कहीं आप घूमने चले गए, जैसे आपने हरिद्वार गए या ऋषिकेश गए या ऐसे जगह गए जहाँ पे योग के बारे में बहुत अच्छे से आप सीख सकते हो, या कोई भी विषय को सीखने के लिए, जैसे अगर भूगोल जानना है तो आप शैक्षणिक आप जाते हो कहीं पे, आपको लेकर जाया जाता है, भूगोल के बारे में कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे पठार है, सारा चीज़ें समझाया जाता है। कुछ अन्य तरीके होते हैं, 5वां तरीका, जैसे समाचार पत्र, किताबें या थिएटर ड्रामा, इसको यौगिक ड्रामा कहते हैं, उसके जरिए हम सीखते हैं। सभी संभावित चित्रों का प्रयोग करते हुए यह विदित तथ्य है कि अच्छा चित्र हजारों शब्दों के सदृश होते हैं। वे कहते हैं देखने में विश्वास करना है, इसलिए कक्षा में अध्यापन साधनों की व्यवस्था आवश्यक होती है। हठयोग का अध्ययन इसके लिए अपवाद नहीं है। इन चित्रों को बहुत अधिक समय तक लटका कर रखे और तथा अध्यापक छात्रों को बहुत आसानी से
इनका विस्तृत वर्णन को समझा सकते हैं। जैसे हम जब एनाटॉमी पढ़ते हैं तब पूरा बॉडी का एक स्ट्रक्चर, एक मॉडल हम ऐसे या कोई चित्र को हम टांग देते हैं, जिससे बॉडी के सारे पार्ट्स को अच्छे से हम समझ सकते हैं। अध्यापन साधनों के लाभ: प्रत्यक्षतः सीखने वाला पाठ को शीघ्रता तथा प्रभावपूर्ण ढंग से सीखा जाता है। ये अध्यापक पाठ को प्रत्यक्ष सीखने वाला पाठ को शीघ्रता तथा प्रभावपूर्ण ढंग से सीखा जाता है। यह अध्यापक को पाठ सिखाने में छात्रों को मोटिवेट यानी अभिप्रेरित या उत्प्रेरित करने में सहायता करता है। यह छात्रों को व्यस्त रखता है तथा वे सोचना शुरू करते हैं। इसलिए अध्यापक को इस विधि के ऊपर फोकस करना चाहिए। इस माध्यम से प्रदान किया गया ज्ञान अपने प्रभाव के कारण लंबे समय तक विद्यमान रहता है। प्रदर्शन तथा विभिन्न साधनों के कारण उपयुक्त विषय को छात्रों के लिए और अधिक स्पष्ट किया जाता है। पाठ का वांछित उद्देश्य तुरंत ही पूरा हो जाता है। छात्र सर्वोत्तम निर्णायक होते हैं कि साधन प्रभावशाली है या नहीं है। अतः योग शिक्षक को साधन तैयार करने में मूलभूत सिद्धांतों का पता होना चाहिए, सारे टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए कि कैसे कैसे उसको अप्लाई करें। अध्यापन साधनों को चयन करने का सिद्धांत तथा उनके प्रारंभिक चरण, इसके बारे में बात करेंगे। अध्यापक को अति सावधानी पूर्वक अध्यापन साधनों का चयन करना चाहिए तथा उससे सुपरिचित होना चाहिए। अध्यापन साधनों का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें नवीनता होनी चाहिए, यो सजीव होने चाहिए। कक्षा में साधनों के अधिक प्रयोग को भी टालना चाहिए। प्रयोग करने या प्रस्तुत करने से पूर्व साधनों को तैयार करना चाहिए और उनके विविधता जांच करनी चाहिए। उन्हें तब प्रयोग करना चाहिए जब छात्र उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार हो। इनका सामयिक प्रयोग करना चाहिए तथा वे सही तथा तकनीकी रूप से उत्कृष्ट हो, ये देखना चाहिए। उन्हें क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। अंत में चर्चा की जानी चाहिए कि साधनों के द्वारा छात्रों ने क्या समझा, क्या सीखा। इस पर अत्यधिक खर्च नहीं होना चाहिए क्योंकि गरीब छात्र भी होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। अध्यापन में प्रयोग होने वाले विभिन्न साधन, ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इससे पूछा गया है। क्या क्या होते हैं? ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, ग्राफिक्स साधन, सचित्र पाठ्यपुस्तक, मैग्नेटिक बोर्ड, यौगिक मॉडल और ओवरहेड प्रोजेक्टर, दीवार, पोस्टर, चार्ट, योग तस्वीरें, टेप रिकॉर्डर, ग्रामाफोन, लाउडस्पीकर, टेलीविज़न, वीडियो, सीडी, एलसीडी इत्यादि। अभी और भी चीज़ें आ गई है, नई नई चीज़ें भी आ गई है। विषय को सीखने तथा समझ, जैसे अभी स्मार्ट बोर्ड आ गया है, काफ़ी चीज़ें नई नई चीज़ें आ गई है। विषय को सीखने तथा समझने के लिए ये साधन प्रभावशाली तरीके, प्रारंभिक तथा अभिप्रेरक होते हैं। अध्यापक को अधिकतम संभावित चैनलों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि छात्र विषय को समझ सके। आंखें तथा कान जैसे कि आंखें तथा कान क्या करती है? कान सुनती है, आंखें देखती है। तो आंखें तथा कान जैसे ध्वनि, चलचित्र, टेलीविज़न अध्यापक को पाठ पढ़ाने के लिए छात्रों को अभिप्रेरित या उत्प्रेरित करने में सहायता करते हैं। अध्यापक चार्ट को पर्याप्त समय तक टांग कर रख सकता है तथा विषय को स्पष्ट कर सकता है। ये अध्यापक के अपने जो आपका आर्ट होते हैं कि कला जो होती है अध्यापन की, इसमें शामिल होता है। अध्यापक को साधन मॉडल का चयन अति सावधानी पूर्वक करना चाहिए तथा उससे सुपरिचित रहना चाहिए। अध्यापन साधनों के प्रयोग में नवीनता होने चाहिए। ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, ग्राफिकल साधन, सचित्र पाठ्यपुस्तक, मैग्नेटिक बोर्ड, योग मॉडल, ओवरहेड प्रोजेक्टर, पोस्टर, चार्ट, योग तस्वीरें, टेप रिकॉर्डर, ग्रामाफोन, लाउडस्पीकर, टेलीविज़न, वीडियो, एलसीडी इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण साधन हैं। ये नाम एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, इस नाम को याद रखेंगे। अध्यापक को कक्षा में नियमित रूप से अध्यापन साधनों का प्रयोग करना चाहिए। कम से कम
उन्हें ब्लैक बोर्ड के साथ स्टिक फिगर का प्रयोग करना चाहिए। इस माध्यम के द्वारा निर्मित प्रभाव लंबे समय तक विद्यमान रहते हैं। अध्यापन का साधन जो है, यानी अध्यापन साधन अभिप्रेरक होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, परंतु वे अध्यापकों का स्थान नहीं ले सकते। यह हमें देखना चाहिए। कक्षा की पूरी अवधि तक अध्यापन साधनों को प्रदर्शित रखना चाहिए। छात्रों का ध्यान केवल विषय की तरफ ही हमें दिया जाना चाहिए, या विषय की ओर ही दिया जाना चाहिए। कौशलों को बेहतर तरीके से सिखाया जाना चाहिए। अध्यापन का उद्देश्य पूरा हो जाता है जब हम इस तरह से करते हैं। तो निष्कर्ष क्या होती है? दृश्य श्रव्य साधन। विज्ञान ने विभिन्न क्षेत्र की प्रगति से टेक्निक मतलब आपको जो टेक्निक्स होते हैं, तकनीकों का निर्माण किया, जिससे व्यापक ज्ञान उपलब्ध हुआ है। ये मूलतः हमारे संचार प्रणाली को परिवर्तित करते हैं। उदाहरण जैसे कंप्यूटर के प्रयोग ने शिक्षण के क्षेत्र में संख्या बल की आवश्यकता को कम किया है। विभिन्न स्थानों में कई समूहों के छात्रों को एकमात्र स्रोत से लाभ पहुंचाया जा सकता है, कि जो कई विभिन्न समूहों को एक ही कार्यक्रम दिखा सकते हैं। जैसे हम जो क्लास कर रहे हैं, अलग अलग जगह से लोग जुड़े हुए हैं और हम एक ही साथ हम अध्यापन कर रहे हैं। ये तभी संभव है जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है और संचार के साधन हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या डेस्कटॉप, इस तरह के बहुत सारे क्रांतिकारी संभाव्यताएं हैं जो दूरदर्शन, वीडियो, सैटेलाइट इत्यादि जैसे माध्यम द्वारा संचार के क्षेत्र का प्रारंभ करती है। हमारे इतिहास में यह नई अवस्था है और इन माध्यमों द्वारा विशाल जन समुदाय तक पहुंचने के लिए असीम संभावनाएं होती है। यद्यपि कृत्रिम दृश्य श्रव्य साधन हमेशा शिक्षकों के पहुंच के भीतर नहीं होते, फिर भी अध्यापन प्रक्रिया में इन साधनों के महत्व को जानना आवश्यक होता है। अध्यापन साधन विषय के संबंध में छात्रों को शीघ्र जानकारी प्रदान करता है। अध्यापक क्या कह रहा है, इस अर्थ को पहुंचाने के लिए अध्यापक को बेहतर अवसर प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए अगर पीपीटी से हम कोई डायग्राम दिखाते हैं या किसी आसन के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम एक 3D इमेज बना देंगे या 3D अगर 3 डायमेंशनल अगर कुछ हम इसको अगर प्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं, तो बच्चे उसको किसी आसन करने के जो नियम होते हैं, उसके जो पोस्चर होते हैं, उसके जो स्टेप्स होते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन अगर हम बिना डायग्राम बताए अगर हम खाली ऐसे बताएंगे तो शायद सब बच्चे उस तरह से कनेक्ट ना कर पाए, जैसा कि उनको एक प्रेजेंटेशन देने के लिए अगर हम एक एनिमेशन का हम सहारा ले तो इस तरह से क्या हुआ, ये बेहतर हमें अवसर प्रदान करता है। यह छात्र को कक्षा में सभी स्तरों में मुख्य बातों को समझाने में सहायता करता है। यह पाठ को रुचिकर बनाने तथा छात्रों को अधिक ग्रहणशील बनाने में मदद करता है। अतः यह शिक्षण पद्धति का अति महत्वपूर्ण पहलू होती है। छात्रों की अनुक्रिया निर्णय करने का बेहतर तरीका यह है कि साधन प्रभावी है या नहीं, किंतु यदि अध्यापक पूर्व से इसे नहीं बताता और जो अध्यापक है तो अगर पहले इसको नहीं बताते हैं, फिर भी उसे साधन को प्रयोग करने तथा तैयार करने के मूलभूत सिद्धांतों का पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रिंसिपल्स होती है। जैसे आप मान लो कि अगर पीपीटी बना रहे हो तो टीचर को पीपीटी के बारे में कैसे बनता है, कैसे एडिट करते हैं, कैसे शेयर करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें उनको जानकारी होनी चाहिए। अधिकांश प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न अध्यापन जो उपयोग करते हैं, अधिकांश प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न अध्यापन साधनों के अंतर्गत क्या आती है? ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, सभी प्रकार के चित्र, आरेख स्केच, आरेखन, चार्ट मॉडल्स, प्रक्षिप्त मतलब आपका प्रोजेक्टेड साधन जैसे फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड, चलचित्र तथा रिकॉर्डिंग, वीडियो कैसेट तथा टेलीविज़न, ये सब आते हैं। अब तो वीडियो कैसेट का चलन काफ़ी कम हो गया, पहले ये सब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। अब तो वीडियो कैसेट की जगह पे हम पेन ड्राइव से भी कर सकते हैं, जो ज़्यादा आसान होती है, लेकिन ये सब हमें हेल्प करता है।
मोटर गतिविधि सीखने को बढ़ावा देने के लिए श्रव्य का आपको जो सुनना जिसे कहते हैं, श्रव्य प्रदर्शन एक बहुत ही प्रभावी साधन होते हैं। उससे संबंधित अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, जिनमें छात्रों द्वारा संवेदी ज्ञान के विभिन्न प्रकारों का प्रभावी प्रयोग किया जाता है। श्रव्य प्रस्तुत ज्ञान के शीघ्रता से आयोजित करने के लिए कुछ छात्रों में विलक्षण योग्यता होती है। ये पाया जाता है, ये वांछित है कि अध्यापक स्वयं किसी विशिष्ट योगाभ्यास का प्रदर्शन अवश्य दे, क्योंकि जब अध्यापक उसको करके दिखाएंगे तो बच्चों में सीखने की ज़्यादा बेहतर क्षमता उत्पन्न होगी। उसके द्वारा किए गए प्रदर्शन के माध्यम से अध्यापक अपने छात्रों के साथ बेहतर संपर्क बना सकते हैं। उसी समय वह योगाभ्यास से संबंधित मूलभूत सिद्धांतों का मौलिक रूप से स्पष्टीकरण दें। जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी को शीर्षासन सिखा रहे हैं, तो शीर्षासन से संबंधित जितना विज्ञान होती है कि जब हम आपका इनवर्ड आसन करते हैं तो किस तरह से खून का प्रवाह किस तरह से जाती है, क्योंकि ऐसा तो लगता है कि खून आपका ब्लड आपका पूरा मस्तिष्क की तरफ जाएगा, तो वहाँ कई मैकेनिज्म होते हैं कि अचानक एक्सेस प्रेशर नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है, उसमें कई तरह के वाल्व काम करते हैं। इसके बारे में पूरा जब हम मान लो किसी को हम शीर्षासन सिखा रहे हैं तो हमें मौलिक स्पष्टीकरण देना चाहिए होता है कि ये इसका विज्ञान क्या है पीछे का, और बहुत तेज़ी से दौड़ के आने के बाद तुरंत शीर्षासन नहीं करना चाहिए, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्यों नहीं करना चाहिए, इनका स्पष्टीकरण देना चाहिए। इसी प्रकार से सारे जो भी हम अध्यापन करते हैं, छात्रों द्वारा किए जाने वाले किसी भी अभ्यास को प्रभावी बनाने के लिए उससे पहले श्रव्य प्रदर्शन करने चाहिए। फिर आपका आता है योग प्रशिक्षण में प्रश्न पूछने की कला और विज्ञान। प्रशिक्षण एक विज्ञान है क्योंकि वह वैज्ञानिक सिद्धांतों पर चलता है, और यह एक कला भी है क्योंकि यह एक कौशलपूर्ण या आप कह सकते हैं कौशल्यपूर्ण काम होता है। प्रश्नोत्तर हम करते हैं तो प्रश्नोत्तर वाली प्रशिक्षण ये पद्धति प्राचीन होती है, सक्षम और लोकप्रिय भी है। शिक्षक को यह पता चलता है कि शिष्य को समझ आया या नहीं। कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, सामान्य, प्रगति, विचार करने वाले, गहन सोच विचार वाले, तुलनात्मक और सोचने पर मजबूर करने वाले, ऐसे इस तरह के प्रश्न बनते हैं। अच्छे प्रश्नों का मूल स्वभाव ध्यान में रखना चाहिए। कठिन प्रश्न शिक्षित विद्यार्थियों से पूछने चाहिए और सरल प्रश्न कम शिक्षित विद्यार्थियों से पूछने चाहिए। सभी प्रश्न योग विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाले होते हैं या प्रेरित करने वाले हों, हमें से ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न अर्थपूर्ण हो, संदेह पैदा करने वाले ना हो। योग प्रशिक्षक पूरा प्रश्न विनम्रतापूर्वक पूछते हैं, अतः पाठ सिखाते समय शिक्षक सरल प्रश्न पूछे और फिर धीरे धीरे कठिन प्रश्न पूछे। इसके ऊपर प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं कि इसका ऑर्डर के बारे में आप ख्याल रखना। विशेष शब्दों में क्या है, कला और विज्ञान, प्रश्न पूछना, पाठ प्रस्तुतिकरण, योग प्रशिक्षण इत्यादि। प्रशिक्षण एक कला और विज्ञान है। प्रशिक्षण एक विज्ञान है क्योंकि वो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर चलती है। एग्जाम में अगर आ सकता है प्रशिक्षण विज्ञान क्यों है, तो प्रशिक्षण एक विज्ञान है क्योंकि वह वैज्ञानिक सिद्धांतों पर चलती है। वह एक विज्ञान की शाखा है जो शरीर विज्ञान, मानसिक विज्ञान, समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र के सिद्धांतों पर चलता है। परंतु शिक्षण के सिद्धांत की विधि नहीं बना सकते, जैसे कि हमारे मैथ में होता है, जैसे गणित में होता है। प्रशिक्षण कला है क्योंकि वह कौशल्यपूर्ण काम है। कुछ लोग जन्मजात शिक्षक होते हैं क्योंकि उनमें प्रशिक्षण का गुण जन्म से ही होते हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति प्रशिक्षण की कला और विज्ञान सही प्रशिक्षण और अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण एक विज्ञान है क्योंकि उसका कोई परिपक्व सिद्धांत या फार्मूला नहीं बना सकते। एक इसलिए विज्ञान है क्योंकि किस जगह पे कैसे प्रशिक्षण हमें देना है, ये उस
स्थिति पर निर्भर करता है, विषय पर, अध्यापक पर, छात्रों पर, सब चीज़ों पर, क्योंकि वह कुछ सिद्धांतों पर आधारित होते हैं जो विज्ञान पूरा शिक्षक का हेतु है कि ज्ञान का प्रसार करना, प्रोत्साहन और रोचक वातावरण बनाना जरूरी होता है। प्रश्नोत्तर द्वारा शिक्षण केवल बाकी विषयों से जुड़ा नहीं परंतु योग प्रशिक्षण में भी प्रयोग कर सकते हैं। प्राचीन समय में जब ऋषि सिखाते थे तो प्रश्नों से शिक्षण होता था। भगवद गीता में भी संदर्भ मिलता है कि परिप्रश्नेन सेवाया, यानी अर्थात क्या होती है, प्रश्न उत्तर के द्वारा गुरु शिक्षक अपने शिष्यों के प्रश्न का हल करते थे। प्रशिक्षण के सभी प्रकार में यह प्रश्नोत्तर वाली विद्या बहुत पुरानी है और आज भी बड़ी सक्षम और लोकप्रिय है। एक प्रक्रिया होने से बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को इस प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया से सिखाया जा सकता है। प्रश्न पूछने का हेतु प्रश्न पूछने का हेतु शिक्षक को बच्चे की क्षमता का पता चलता है और उसके आगे पीछे की स्थिति को समझ में आती है। प्रश्न पूछने का आपका हेतु यानी पाठक और त्यागी के अनुसार विद्यार्थी को प्रेरित कर विषय की तरफ उसका ध्यान खींचने में मदद करता है, रुचि बढ़ाता है और प्रश्न पूछने वाली क्षमता बनती है, जिससे खाली न बैठने में मदद मिलती है। लगातार इसको इन्वॉल्व रखते हैं। शिक्षक बच्चे की क्षमता समझता है और वह कौन से विषय में रुचि रखता है या रुचि लेता है, ये भी उसको समझ में आते हैं। शिक्षक को ये भी पता चलता है कि बच्चे को उनके पढ़ाई बातें समझ में आई है या नहीं है, जिससे कि वह भविष्य में आगे बढ़ पाता है। पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान निश्चित करने के लिए हम प्रश्न उत्तर को हम रखते हैं। बच्चों को सोचने देता है और सोचने की आदत को डालता है। बच्चे की मुश्किल समझने के लिए ये प्रश्नोत्तर अच्छे होते हैं। अगर शिक्षक को अच्छे लगे तो वह समझ सकता है कि उसका प्रशिक्षण सफलतापूर्वक है। विद्यार्थियों को शिक्षण की सभी सीढ़ियों पर मदद करने के लिए यह उपयोगी होता है। मस्तिष्क को सक्षम बनाने में मदद करती है। फिर आपका आता है प्रश्न के प्रकार। पहला क्या होती है, प्रस्तावना प्रश्न। इसको याद रखेंगे, इनमें से क्वेश्चन, क्योंकि इनमें से आपका कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम में। विद्यार्थी की गहराई और पूर्व ज्ञान अनुभव खोजने के लिए और उसमें कुछ नया जोड़ने के लिए ये प्रस्तावना प्रश्न होती है। परंतु शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि पाठ का, यहाँ से आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कंटेंट आपके एग्जाम्स में आए हैं और ऐसे आते हैं। पाठ का प्रारंभ करते हुए योग शिक्षक प्रस्तावना प्रश्न जैसे आसन से आप क्या समझते हैं इत्यादि पूछना चाहिए, ताकि उसके बेसिक चीज़ों को, कंसेप्ट को समझ आ जाए बच्चे को। प्रारंभ में केवल 1 या 2 ही प्रश्न पूछने चाहिए। यह बच्चे को शिक्षित करने में शिक्षक के काम आता है। विद्यार्थी मस्तिष्क का उपयोग करने में मजबूर हो जाता है, विषय को समझता है और उसकी दृष्टि भी बढ़ती है। ये आपका हो गया। जब आप ये प्रस्तावना प्रश्न क्यों होती है, जब स्टार्टिंग करते हो किसी चीज़ के बारे में 1-2 प्रश्न पर आपका उससे करने चाहिए। जैसे अगर हम किसी को आसन हम बताते हैं तो प्रश्न सामान्यतः प्रस्तावना प्रश्न में क्या होती है, जिस चीज़ को हम समझा रहे हैं उसी के संबंध में ही प्रश्न होती है। जैसे हम किसी को अगर आसन समझाते हैं तो आसन शब्द का अर्थ क्या होती है, ये प्रश्न हो सकती है कि आसन शब्द का अर्थ क्या है। बच्चे जब इसका सोचेंगे तो उसके अंदर से जितना भी सही आंसर निकलती है, जो त्रुटियां होते हैं शिक्षक उसको ये बताते हैं कि आपने इतना सही बताया, लेकिन एक्चुअली आपको ऐसा होना चाहिए, तो पूरा सही कर देते हैं। उसी प्रकार से अगर प्राणायाम है, अगर आप किसी को पूछते प्राणायाम से आप क्या समझते हो, तो जहाँ तक बच्चा बता पाता है और जहाँ तक सही है उसको लेकर के, बाकी जो पार्ट सही नहीं है उसको अपने से जोड़ के हम कह सकते हैं। तो क्या होता है कि हम सीखने क्या जा रहे हैं ये अच्छे से क्लियर होता है। जैसे हम प्राणायाम सीख लिए और हमको पता ही नहीं कि प्राणायाम होता क्या है तो बच्चे जहाँ जाएंगे वहाँ अपने आप को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। किस तरह से, कोई भी टॉपिक हम जब सिखाते हैं तो प्रस्तावना प्रश्न में उसके
शुरुआत के टॉपिक का अर्थ को ही हमें डिस्कस करने होते हैं। आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, या अगर हम बोले कि हम अगर हठ योग के कुछ हम बातें करते हैं तो हठ योग के संबंध में हठ योग का अर्थ क्या होता है, उसके बाद हम जब शुद्धिकरण क्रिया करते हैं तो उनके ऊपर भी हम बात करते हैं। उससे उसकी रुचि भी बढ़ती है और हम क्या अध्ययन कर रहे हैं ये भी जानने में मदद मिलती है। कुछ एग्जाम्पल इसमें हैं, जैसे खेती से उदाहरण, जैसे रुई का उत्पादन। अब प्रश्न कैसे बनेंगे? रुई से संबंधित प्रश्न। अपना शरीर कैसे ढकें, कपड़े कैसे बनते हैं। अपना शरीर कैसे ढकें, कपड़े से ढकेंगे। कपड़े कैसे बनेंगे, और फिर कपड़े की बात आएगी। जब कॉटन की बात आएगी तो रुई की बात आएगी। तो हम रुई का उत्पादन क्यों करें, इसके बारे में पता चल जाएगा। इसके बारे में और कुछ प्रश्न करेंगे कि रुई किस पेड़ से मिलती है। इस तरह से हम प्रश्न करेंगे तो बेसिक में जाएंगे। वैसे ही यौगिक प्रशिक्षण, आसन आदि सिखाने के लिए इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्वस्थता क्यों चाहिए, क्यों हमें हेल्थ अच्छी चाहिए। स्वस्थता रोज के काम के लिए क्यों ज़रूरी है, या ज़रूरी है क्या। शारीरिक शक्ति क्यों चाहिए, अपने जीवन में वह ज़रूरी है क्या। अपने को स्वस्थता और शक्ति कैसे मिलेगी। पारंपरिक ग्रंथों में आसनों का क्या उद्देश्य होते हैं। ये सारे प्रश्न होते हैं। फिर आपका आता है प्रश्न बनाना, प्रश्न को निर्माण करना या बनाना। यह विद्यार्थी को किसी अभ्यास अथवा विषय में आगे बढ़ाने में शिक्षक की मदद करता है, जो अभी हम बात कर रहे थे। विद्यार्थी अपना दिमाग उपयोग करने में मजबूर होते हैं, विषय समझने में मजबूर होते हैं और दृष्टि भी बढ़ती है। उदाहरण, अगर शिक्षक कलकत्ता पोर्ट का भूगोल सिखाना चाहता है तो फिर प्रश्न कैसे होंगे कि भारतीय नक्शे में कलकत्ता पोर्ट किधर है, ये एक प्रश्न होंगे। कलकत्ता में कौन सी जगह है जिसका नाम खिदिरपुर है। इस जगह में इतनी लोक संख्या क्यों रहते हैं। या कलकत्ता पोर्ट से निर्यातित होने वाली कौन सी चीज़ होती है। पश्चिम बंगाल में जूट लोकप्रिय क्यों होते हैं। वे जूट के कारखाने कहाँ हैं, वे कारखाने वहाँ क्यों हैं। क्योंकि जब कोई कारखाना बनता है उसमें देखी जाती है कि लागत कम से कम हो। तो लागत कम से कम होगा होने का मतलब कई तरह के, जैसे जो रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल अगर आसपास ही होगा तो हमको उसमें ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। अगर ट्रांसपोर्टिंग उसका मतलब जैसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का जो रॉ मटेरियल है उसका कॉस्ट कम होगा, तो उत्पाद जो होंगे, जो प्रोडक्शन होंगे, उसका भी कॉस्ट कम हो जाएगा, तो ज़्यादा सेल होगा। इसलिए हमें देखने होते हैं जो भी हम बनाते हैं ऐसे, तो कारखाने वैसे जगह लगाते हैं जहाँ से हमें रॉ मटेरियल और बाकी ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा कम से कम हो। ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखना पड़ते हैं। तो योग सिखाते समय इसलिए आपका आंसर इसके रिगार्डिंग आपके जो अभी हमने जो डिस्कस किया था आपने कि कारखाने वहाँ पे क्यों हैं, इस तरह के आंसर आपके बनते हैं। योग सिखाते समय एक योग प्रशिक्षक को क्या प्रश्न पूछना चाहिए, इसके नोट करेंगे, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस मानव शरीर के एक आपका डायग्राम दिखा करके इस मानव शरीर के चित्र में कितने अंग हैं, उनके काम क्या है। गुर्दा कहाँ स्थित होते हैं, उसका काम क्या है। उस अंग का दूसरे अंग से कोई संबंध है क्या। यौगिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी, यौगिक अभ्यास अलग अलग तरीके से कैसे काम करता है। ये सब आपका एक एग्जाम्पल प्रश्न है। और भी कई तरह से प्रश्न पूछ सकते हो, जैसे हम आसन क्यों करें, क्योंकि आसन करने से ऐसे बहुत से हमारे जो बॉडी का जो सिस्टम होते हैं उस सिस्टम में बहुत हेल्प मिलती है उनको अच्छे से काम करने में। जैसे मान लो कि जो हमारा जो उत्सर्जक तंत्र होती है, जहाँ से हमें अपने शरीर के जो अवशिष्ट पदार्थों को जो टॉक्सिन्स होते हैं जो बाहर निकालते हैं, अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे तो बॉडी शुद्ध नहीं हो पाएगा और हमारे जैसे मल मूत्र इत्यादि का निष्कासन नहीं होगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे। अगर बीमार पड़ जाएंगे तो हम कोई अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमारा किडनी अगर सही से काम नहीं करेगा तो बहुत तरह की चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे दिक्कत आ जाती है, डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्योंकि कई रास्ते से हमारा विजातीय तत्व निकलती है, मल से, मूत्र से, त्वचा से, पसीने के रूप में, ऐसे कई चीज़ें होती है।
तो अगर ये उत्सर्जित तंत्र अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे, और उसका अगर हम चिकित्सा के माध्यम से हम उसको बीमारी को ठीक करने जाए तो कई साइड इफेक्ट भी हो, कई सारे साइड इफेक्ट होती है। आर्थिक परेशानी तो होती है, और अलग बात है, दवाइयों का साइड इफेक्ट भी होती है, वो सब चीज़ें मिला करके। लेकिन अगर हम कुछ योगाभ्यास आसनों का अभ्यास करेंगे तो ये सारे फंक्शन अपने आप बहुत अच्छे से काम करेंगे, किडनी से लेकर के लीवर से लेकर के। जैसे आप जानते हो कि मंडूकासन है और भी कई आसन है जो इस पर काम करता है। अच्छा, थोड़े से समय देके हार्डली डेली 15-20 मिनट या आधा घंटा अगर भी करेंगे तो भी बहुत हेल्प मिलती है। ऐसे ही आपका कई आसन होते हैं जो आपका मधुमेह में बहुत अच्छा वर्क करता है, अच्छा कार्य करती है। तो ऐसे बॉडी का अगर हम अच्छे रखेंगे तो हमारा शरीर भी अच्छे रहेंगे, हेल्थ भी अच्छे रहेंगे, तो विचार भी अच्छे आएंगे, हम योग भी कर पाएंगे। और मर्म पॉइंट को दबते हैं तो अगर ऐसे ऐसे मर्म पॉइंट होते हैं जिससे हमारे पॉजिटिविटी बढ़ती है। इन सारे का आपका उपयोग क्या होगा, हमारा आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है, क्योंकि जब हमारे हेल्थ अच्छे होते हैं, विचार अच्छे होते हैं, तो हम जो भी संबंधित कार्य करते हैं, चाहे हम योगा सिखाते हैं, योगा टीचर है, योगा क्लास करते हैं, कुछ और करते हैं, उसके संबंधित लोगों से हमारा संबंध बनते हैं, संबंध ज़्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और उससे हमें हमारा आर्थिक रूप से हमें कार्य मिलते हैं जो हमारे आर्थिक और सामाजिक स्थिति को अच्छे करते हैं। इस प्रकार से हम बहुत तरह से हम इसको समझा सकते हैं कि हमें आसन क्यों करना चाहिए या हमें योग क्यों करना चाहिए। इसके बाद विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न के प्रकार है और इसमें से बहुत ज़्यादा आपका कई बार पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से, इसका याद रखेंगे। विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न में क्या होती है, ये विशेष ढंग से नए विचार को डेवलप करने, विकसित करने के लिए पूछे जाते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों का ध्यान खींचता है और ध्यान खींचकर पाठ की तरफ लगाता है। जैसे कि अगर हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो ऐतिहासिक विषय अकबर और राजपूत कुटुंब का संबंध। अकबर ने सर्वोच्च गद्दी राजपूत को क्यों दी, उसका सम्मान क्यों, उसने राजस्थानी लड़के से शादी क्यों की। वैसे अगर आपका योग सिखानी है, योग से संबंधित, तो ये सारे बात क्या करता है वो, ये सारे प्रश्न क्या होती है, विचार करने पे मजबूर, कि बहुत दूर दूर तक विचार जाएगा इसमें। फिर आपका योग से संबंधित कैसे होगा, स्नायु व्यवस्था और आसनों का क्या संबंध होते हैं। जब आप ऐसे प्रश्न पूछोगे उत्तर में क्या आएगा, इसमें आपका बहुत सारा एक आपका इसमें जब आप इसमें बहुत गहराई में जाओगे तो स्नायु का संबंध आसनों के साथ कैसे होता है, क्योंकि विशेष तरह का नर्व का आपका प्रेस करना होता है, उसमें मर्मा पॉइंट भी आती हैं। जब उनका विशेष तरह से जैसे हम लोग एक्यूप्रेशर इत्यादि करते हैं, उसी प्रकार से एक जो बिंदु पर हमें दबाव पड़ती है, उस दबाव का संबंध पूरे नस के साथ, आपका ब्रेन के साथ संबंध होती है, उसके साथ एक्टिव होती है। सारा चीज़ आपका जो एनाटॉमी के बात पूरा आ जाती है इसमें। तो स्नायु व्यवस्था और आसन का क्या संबंध है, जब बच्चे इस पर विचार करेगा तो पूरा एनाटॉमी के साथ उसको काफ़ी नॉलेज मिलेगा जब उसके आंसर तक पहुँचेगा। तो नाड़ियों की व्यवस्था और प्राणायाम का क्या संबंध होते हैं। जैसे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम हम करते हैं, इसमें जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं उसको क्लीन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। अब उसके पूरा विज्ञान की तरफ जाओगे तो बहुत बड़ी विज्ञान मिलेगा आपको। इसलिए इसके क्या ये प्रश्न कैसे होते हैं, ये प्रश्न होते हैं आपके विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न, कि कैसे करता है नाड़ी शोधन प्राणायाम से हमें इतना फ़ायदा क्या होती है, ये नाड़ी की व्यवस्था में प्राणायाम का क्या संबंध होते हैं। यौगिक अभ्यास सीखने का क्रम क्या हो सकता है। हमें पारंपरिक किताबों में कोई कड़ी मिलती है क्या, कोई कड़ी मिलती है, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करते हैं, विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो समस्या को उत्पन्न करते हैं, समस्या को वाले प्रश्न इतिहास से लिए गए विषय की तरह, जैसे विश्व युद्ध को एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के सामने एक प्रश्न प्रस्तुत करता है। अगर बहुत बड़ी दो शक्तियों जैसे रूस और अमेरिका में युद्ध करे तो अगर हिटलर जगत का राजा होता तो क्या स्थिति होती। ये कुछ समस्या वाले प्रश्न हैं। उसी प्रकार से योग के क्षेत्र में प्रश्न कैसे बनेंगे। योग के क्षेत्र में प्राणायाम का श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया से संबंध, क्या प्राणायाम श्वास प्रश्वास से या नाड़ी संस्थान से संबंधित है। क्या श्वास को रोकना प्राणायाम है, मतलब खाली कुंभक करना। गाना गाते समय या वजन उठाते समय हम श्वास को नियंत्रित करते हैं, क्या इसे प्राणायाम कह सकते हैं।
हम श्वास लेते हैं, इसलिए छाती का विस्तार होता है, और छाती का विस्तार होता है इसलिए हम श्वास लेते हैं। दोनों में ठीक क्या है? ये सारे क्या होते हैं आपका, ऐसे जो प्रश्न करते हो ये क्या होती है, कुछ समस्या वाले प्रश्न होते हैं ये। श्वास लेने पर छाती का कौन सा हिस्सा विस्तार हो पाता है? क्या श्वास लेने पर पेट या छाती अंदर जाती है या सिर्फ छाती में ही विस्तार होता है? ये समस्या आपको उत्पन्न करने वाले प्रश्न थे। फिर आपका आता है बोध कराने वाले प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो पाठ के बारे में सही समय दिलाने के लिए शिक्षक वर्ग सिखाते हैं उसे कहते हैं बोध कराने वाले प्रश्न। ऐसा प्रश्न विद्यार्थियों की ग्रहण शक्ति को बढ़ाता है और विचार करने की शक्ति को भी बढ़ाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐतिहासिक विषय में क्या होती है, जैसे सिकंदर और पोरस के बारे में। सिकंदर ने भारत पर हमला क्यों किया? पोरस ने सिकंदर के साथ क्यों लड़ाई की? पोरस युद्ध क्यों हारा? सिकंदर पोरस के साथ कैसे पेश आया? तुलनात्मक प्रश्न में कैसे होती है, कोई भी पाठ अच्छी तरह तुलनात्मक ढंग से हम सीख सकते हैं, सीखा जा सकता है, जिससे दो तथ्यों में अंतर समझ में आता है। जैसे कि जीने की विद्या या पद्धति, बंगाल और पंजाब का मौसम कैसा होता है, ये क्या आपका तुलना कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। इन लोगों के कपड़े कैसे होते हैं, कंपेयर कर रहा है। क्या इन दोनों लोगों के जीवन जीने की पद्धति अलग है या जीवन जीने की अलग तरह से जिससे जीते हैं, तो क्या कर रहा है, दोनों को आपका कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है। क्या इन लोगों के खाने के तरीके अलग है? आसन और व्यायाम में क्या भिन्नता होती है? प्राकृतिक श्वास, प्राणायाम एवं गहरे श्वास में क्या भिन्नता होती है? इस तरह से प्रश्न हो गया। हमने ये 6ठे नंबर पे देखा, हमने ये आपका हो गया तुलनात्मक प्रश्न हो गया। ऐसे ही आपका 5वें नंबर पे आपने देखा था आपने कि बोध कराने वाले प्रश्न, जैसे सिकंदर ने भारत पर हमला क्यों किया, पोरस ने सिकंदर के साथ लड़ाई क्यों किया, पोरस ने युद्ध क्यों हारा, सिकंदर पोरस के साथ कैसे पेश आया। उसी तरह से हम योग में प्रश्न पूछ सकते हैं कि हम आसन सिद्धांतों को क्यों अपनाएं, प्राणायाम के सिद्धांत क्या है, आसन कैसे किए जाए। ये सारे जो होते हैं आपका बोध कराने वाले प्रश्न होते हैं। उसी प्रकार से हमने देखा तुलनात्मक प्रश्न, जब हम अध्यापन करते हैं तो परिस्थिति के अनुसार हमें ऐसे प्रश्नों का चुनाव करने पड़ते हैं। उसके बाद आपका आता है सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न। पाठ के अंत में विषय सारांश रूप में प्रस्तुत करते हुए विद्यार्थियों की क्षमता को जानने हेतु फिर से शिक्षण दोहराने के लिए, विद्यार्थियों की क्षमता को जानने के लिए हम क्या करते हैं, सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्नों को हम अध्ययन करते हैं। ये क्या सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्नों को हम सम्मिलित करते हैं। जैसे विषय में क्या है, कश्मीरी लोगों की जीवन शैली, ये अगर आपका विषय है, वे कपड़े कैसे पहनते हैं, कश्मीरियों का मुख्य खाना क्या होती है, क्योंकि हर क्षेत्र में वस्त्र या आभूषण पहनने के एक विशेष प्रकार या विशेष ढंग होते हैं। इन लोगों के कामकाज क्या होते हैं, कश्मीरी की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी होती है। वैसे ही योग के, ये आपका बेसिक है। ऐसे ही आप योग के क्षेत्र में कर सकते हो कि आसन और प्राणायाम हम क्यों करते हैं, बंध और मुद्रा की भूमिका क्या होता है, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग में कितनी सीढ़ियाँ होती है, ये सारे होती हैं। फिर आपका आता है अच्छे प्रश्नों के आधारभूत गुण क्या होते हैं। प्रश्न पूछना कला और विज्ञान दोनों ही होता है। क्या करें और क्या न करें, कितनी मात्रा में, प्रश्न छोटा, सारगर्भित और पूर्ण होना चाहिए, बहुत बड़े नहीं होना चाहिए। किसी भी हिसाब से बड़े बड़े प्रश्न न हो, सीधे सीधे विषय से संबंधित होना चाहिए। विद्यार्थी की आयु, लिंग, उनके जो जेंडर है, उनके आयु है, उनके हिसाब से प्रश्न पूछे जाने चाहिए। कठिन प्रश्न बड़े विद्यार्थी को और सरल प्रश्न कमजोर विद्यार्थी से पूछना चाहिए। प्रश्न की भाषा सरल हो, शिक्षक कठिन शब्दों का प्रयोग न करे। सभी प्रश्न बच्चों को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे मोटिवेट ना हो सके, डीमोटिवेट होने वाला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, मोटिवेट होने वाला क्वेश्चन होना चाहिए। जितने प्रश्न पूछते हैं वो मोटिवेशन के संबंधित होने चाहिए।
प्रश्न सभी विद्यार्थियों से न करे, प्रश्न सभी विद्यार्थियों से करे, न कि विशेष विद्यार्थियों से, क्योंकि अगर सबसे करेंगे तो सबको एक मोटिवेशन मिलेगा। कुछ विशेष से करेंगे तो बाकी बच्चे समझेंगे कि हमसे क्यों नहीं कर रहे हैं, वो डीमोटिवेट हो सकते हैं। इसलिए प्रश्न सभी विद्यार्थियों से करें, न कि विशेष विद्यार्थियों से। प्रश्न विषय के अनुरूप और अर्थपूर्ण होने चाहिए। प्रश्न विनम्रता पूर्वक पूछे जाए, किसी विद्यार्थी पर हमला न करे, उसे परेशान न करे। प्रश्न जल्दबाजी में न पूछे, विद्यार्थी को सोचने के लिए और विचार विनिमय के लिए समय देना चाहिए। बार बार प्रश्न न पूछे, वाक्य बदल कर पूछे। हाँ या ना वाले प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि वे अस्पष्ट हो सकते हैं। केवल प्रश्न करने के लिए ही प्रश्न न करें, प्रश्न करने के लिए उसकी आवश्यकता हो तब करें। प्रश्न अपूर्ण प्रश्न न पूछे, प्रश्न पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अंत में पाठ प्रस्तुत करते समय योग शिक्षक और भी अच्छा कर सकता है यदि कुछ प्रश्न वर्ग शुरू करने वाले जो वातावरण है उस वातावरण से हमें अगर पूछें, उससे बहुत लाभ होता है। इस प्रकार जब कोई शिक्षण करता है तो इस प्रकार से शिक्षक फिर से अलग अलग पुस्तकीय विषय जैसे पतंजलि योग दर्शन, हठयोग ग्रंथ या हठ ग्रंथ, सांस्कृतिक मिश्रण, दिमागी स्वस्थता या दिमागी स्वास्थ्य, शरीर व्यवस्था, देह शास्त्र, योग अभ्यास आदि विषय प्रस्तुत कर सकते हैं। अंततः शिक्षण का हेतु सिद्ध हो जाता है और सीखने में प्रगति अच्छी होती है। किसी भी कीमत पर योग शिक्षक इस प्रश्नोत्तर पद्धति को ना भूले, ये आवश्यकता के अनुसार प्रश्न करने चाहिए। इसके बाद आपका आता है नया पाठ, नया चैप्टर, पाठ नियोजन। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इससे कई प्रश्न पूछे गए हैं। हमने पूर्व में देखा है कि अध्यापन का जो हेतु है वो छात्र में अच्छे परिवर्तन करना होता है। इस हेतु की पूर्ति के लिए अध्यापन द्वारा सफल नियोजन किया जाना आवश्यक होता है। अतः प्रत्येक पाठ की एक प्लानिंग करनी चाहिए। लेसन प्लानिंग कहते हैं उसको, पाठ योजना कहते हैं। आप जानते हो जब आप क्लास देने जाते हो उसके पहले भी एक आप लेसन प्लानिंग करके जाते हो कि कैसे कैसे आपको क्लास देनी है। और जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इससे कई प्रश्न पूछे, एक दो प्रश्न तो पूछे जाते ही जाते हैं। इस अभी जब अध्ययन करेंगे आपका जो पाठ नियोजन या लेसन प्लानिंग से। लिखित पाठ नियोजन के इस प्रकार के लाभ होते हैं। जब कोई लिखित पाठ नियोजन मतलब प्लानिंग करना होता है तो उससे फ़ायदा क्या होता है, इससे अध्यापक को अपने विचारों को गठित करने में सहायता मिलती है। इससे अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह मार्ग विचलन से बचता है, क्योंकि उनके पास एक रिटर्न में होता है कि क्या पढ़ानी है, तो वो अपने विषय से हटते नहीं हैं। अध्यापन प्रक्रिया और उद्देश्य को मन में रखने में सहायता मिलती है। आवश्यक सामग्री की उपलब्धता पक्की हो जाती है और अंत समय में पर्याप्त सामग्री को ढूंढने के लिए भाग दौड़ तथा तज्जन्य चिंता से बच जाते हैं, क्योंकि जब वो लिख के लाते हैं कि लेसन प्लानिंग में, तो उससे संबंधित जो चीज़ें बतानी है वो सब भी उनके माइंड पे, दिमाग पे रहते हैं, तो उसके लिए अनावश्यक समय की नष्ट नहीं होती। भविष्य की योजनाओं के लिए यह एक सहायता होता है कि मैंने इतना पढ़ाया, ये बताया और इसके बाद हमको ये बतानी है, एक आइडिया मिल जाती है। अच्छी पाठ योजना के आवश्यक गुण क्या होना चाहिए, इसे उपयोग के कुछ समय पूर्व बनाया जाना चाहिए। ये लाइन पे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। इस लाइन पे आपका यूजीसी नेट पे पूछे गए हैं कि किस समय अध्यापक जो है आपका जो अच्छी पाठ योजना के गुण में ऑप्शन था इसमें कि उपयोग आपका क्लास के थोड़ा देर पहले बनाना चाहिए, 2 दिन पहले बनाना चाहिए, या उस समय क्लास में जाके बनाना चाहिए। इस तरह के कई ऑप्शन दिए गए थे, ये कई बार आ चुका है। तो आप याद रखना, अच्छी पाठ योजना के गुण ये होते हैं कि इसे उपयोग के कुछ समय पूर्व बनाया जाना चाहिए, यह स्पष्ट होना चाहिए और विस्तृत होना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत भिन्नता का विचार ध्यान में रखकर बनी होनी चाहिए। इसमें ये बातों का समाविष्ट होना चाहिए। पाठ के उद्देश्य का कथन, क्रियाओं और अनुभवों का क्रमबद्ध कथन,
आवश्यक सामग्री की सूची, प्रयुक्त क्रियाविधि का विवरण, पूर्व और पश्चात योजनाओं को जोड़ने का प्रावधान। पाठ के अंत में अध्यापक द्वारा की गई टीका टिप्पणी देने का प्रावधान। ये सारे की पाठ जब हो जाती है तो अध्यापक क्या करते हैं, कुछ इसके ऊपर कुछ कमेंट देते हैं, कुछ अपने बातें बताते हैं। वो सब ये सब चीज़ें अच्छे से देने से लेसन प्लानिंग काफ़ी अच्छी होती है। अध्यापक के लिए जिस विधि को प्रयुक्त किया जाए वह हेतु और अपेक्षित परिणामों से मेल खाने वाली हो, उपलब्ध विषय में सर्वोत्तम हो एवं सिखाई जाने वाली क्रिया से समायोजित हो। समय, स्थान और सामग्री की दृष्टि से वह संभव हो। अध्यापक में किसी विशिष्ट विधि का उचित उपयोग करने की कुशलता होना चाहिए। छात्रों को विधि का तथा अनुस्थापन यानी ओरिएंटेशन को बताया जाना चाहिए। यौगिक पाठ का तत्काल उद्देश्य किसी यौगिक अभ्यास की प्रस्तुति और क्रियाविधि होती है। साथ ही साथ यह भी है कि पाठ में सहभागी छात्रों को अभ्यास का स्पर्श भी हो, जिससे उनको भविष्य में करते रहने की प्रेरणा मिले और वे इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। इन उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक है कि पाठ एक प्लान्ड मतलब सुनियोजित और कार्यान्वित हो। यौगिक पाठ संचालित करने की दृष्टि से यहाँ कुछ संकेत या इस तरह के हैं। वातावरण का निर्माण, योग का पाठ शांतिपूर्ण वातावरण में प्रारंभ होना चाहिए। इसमें से भी प्रश्न आ चुके हैं। यह किसी छोटी प्रार्थना या प्रार्थनामयी मनोदशा से प्रारंभ किया जा सकता है। ये भी पूछे जा चुके थे कई बार कि जब हम प्रारंभ करते हैं तो हम क्या प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं या कुछ और भी ऑप्शन इसमें दिया गया था। तो योग का पाठ शांतिपूर्ण वातावरण में प्रारंभ होना चाहिए। यह किसी प्रार्थना से या प्रार्थनामयी, जैसे हमारे उपनिषद में होती है, मनोदशा से प्रारंभ किया जा सकता है। यथासंभव यह किसी ध्यान धारणात्मक आसन में स्थिर होकर किया जाना उचित होता है। किसी उपयुक्त संरचना में छात्रों को बैठाया जाए। शांतिपूर्ण और प्रार्थना में मनोस्थिति से छात्रों में उचित आंतरिक वातावरण बनता है, जो यौगिक पाठ के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। यौगिक अभ्यास को प्रस्तुत करने के साथ पाठ का आरंभ होता है। पाठ के प्रारंभिक कार्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग में अभ्यास की पृष्ठभूमि सहित मौखिक प्रस्तुतिकरण होता है और इसमें अभ्यास संबंधी अधिक से अधिक सूचनाएं दी जाती हैं। छात्रों में रुचि उत्पन्न करने और प्रेरणा देने के हेतु से ही यह भाग होता है। अध्यापक की अभ्यास संबंधी जानकारी और उसे प्रस्तुत करने की कुशलता पर यह निर्भर करता है कि पाठ कितना अधिक रोचक और प्रेरक बन सके। आप जानते भी हो कि टीचर पे जैसे कोई विशेष टीचर ऐसे होते हैं जो किसी विषय को बहुत रुचिकर बना देते हैं, और कभी कभी ऐसे भी हमें मिल जाते हैं जिसका हमें रुचि नहीं लगती है। इसलिए उसको अध्यापक उस अभ्यास संबंधी जानकारी और उसे प्रस्तुत करने की कुशलता पर यह निर्भर करता है कि पाठ कितना अधिक रोचक और प्रेरक बन सके। फिर आपका आता है प्रदर्शन अभ्यास। पाठ का दूसरा भाग अभ्यास के आदर्श प्रदर्शन के लिए रखा जाता है। यद्यपि दृश्य श्रव्य सामग्री को इस कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है, तथापि स्वयं अध्यापक द्वारा अभ्यास का प्रदर्शन प्रस्तुत करना अधिक प्रभावी और व्यावहारिक होता है। यथा संभव वह प्रदर्शन सफल, दोष रहित और पूर्ण होना चाहिए, जिससे कि अभ्यास का एक पूर्ण चित्र छात्रों के सम्मुख बन जाए। दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत किसी अभ्यास की तुलना में अध्यापक द्वारा प्रत्यक्ष प्रदर्शन के माध्यम से किए गए कार्यों से छात्रों में अध्यापक के प्रति सराहना का भाव और आदर उत्पन्न होता है। फिर आपका आता है अभ्यास का विश्लेषण। योगाभ्यास के पूरे प्रदर्शन से
एक सर्वसाधारण चित्र बनने में सहायता हो सकती है, परंतु यह क्रियाविधि की विस्तृत अवस्थाओं का परिचय देने में पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए अभ्यास का विश्लेषण आवश्यक होता है। क्रियाविधि की अंतर्दृष्टि उसके विविध भागों के विश्लेषण से और अंत में उसके प्रदर्शन से ही प्राप्त होती है। जब कोई क्रियाविधि कठिन होती है, तब योगाभ्यास का विश्लेषण और अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि अगर विश्लेषण नहीं करोगे तो आप इसको समझा नहीं पाओगे कि ये हम कैसे करें या क्यों करें। जब अभ्यास सरल होता है तब प्रदर्शन मात्र ही पर्याप्त होगा। जैसे सुखासन का लगाना सरल होता है तो खाली आप प्रदर्शन कर दो, उससे बच्चे कर लेंगे। लेकिन अगर आपको समझानी है किसी को अर्ध मत्स्येंद्रासन या मत्स्येंद्रासन, तो उसके बहुत से चीज़ों को हमें बताने पड़ेंगे। जब अभ्यास का विश्लेषण होता है और उसे अंशों में प्रदर्शित किया जाता है, तब उसकी क्रिया विधि को संक्षिप्त और स्पष्ट विवरण सहित पूरा किया जाना चाहिए। छात्रों को अभ्यास के महत्वपूर्ण विशेषताओं को उजागर किया जाए। इन विशेषताओं में क्या करे क्या ना करे यही स्पष्ट होना चाहिए। मतलब छात्रों को वैयक्तिक अभ्यास हेतु समय छात्र जब किसी प्रदर्शित क्रियाविधि को देख लेते हैं, तब उनमें उसे स्वयं ही करके देख लेने की स्वाभाविक इच्छा उत्पन्न होती है। अतः उन्हें स्वयं अभ्यास करने के लिए समय दिया जाए, जिससे वे स्वयं देख ले कि कितनी सफलता से वे कर पाते हैं। जब छात्र अभ्यास कर रहे हों तो उस समय अध्यापक को उन्हें देखते रहना चाहिए और उनकी कठिनाइयाँ, अशुद्धियाँ आदि जान लेना चाहिए। उसे उन स्पष्ट अशुद्धियों को सुधारना चाहिए जो कि हानिकारक हो, जो और प्राय की जाने वाली उन अशुद्धियों को छात्र के ध्यान में लाया जाना चाहिए। जैसे कि अगर किसी का चक्रासन कराते हो तो चक्रासन जब करते हैं तो गलती ये हो जाती है कि आपका जो पैल्विक रीजन होती है, उसका आपका जो पोस्चर होती है उसमें अक्सर गलती हो जाती है, क्योंकि बैक बेंड करके हम पीछे जाते हैं। जब खड़े होकर जब चक्रासन करते हैं तो उस समय अक्सर ऐसा होता है कि हमारे खुद के ध्यान नहीं रहता, क्योंकि हम पीछे की तरफ हम बेंड कर जाते हैं। तो इस समय अध्यापक का लगातार ध्यान रखना चाहिए कि उनका पैल्विक रीजन का पोस्चर सही है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो उनको बच्चों को लगातार बोलते रहना चाहिए कि आप अपना ध्यान को इस तरह रखो और ऐसे पोस्चर रखो। इसी प्रकार से आप जब उष्ट्रासन करते हो और भी कई आसन होते हैं, जब आपका धनुरासन करते हो, भुजंगासन करते हो, तो ऐसे कई तरह के गलतियां हो सकती है। पैर की स्थिति कैसा होना चाहिए, सारा चीज़ें टीचर को सबके लिए ध्यान रखना चाहिए होता है। इसलिए इसमें अशुद्धियाँ जो होती है उसको बार बार उसको बच्चों को बताना चाहिए होता है। प्रदर्शन द्वारा की गई पुनरावृत्ति के द्वारा अभ्यास को आंशिक और पूर्ण ढंग से कराकर अशुद्धियाँ छात्रों के ध्यान में आ जानी चाहिए। फिर आपका आता है समूह अभ्यास। समूह अभ्यास में क्या होती है, एक बार अभ्यास में रुचि उत्पन्न हो जाने पर जब अभ्यास में रुचि उत्पन्न होती है तो हो जाने और क्रिया विधि से परिचित हो जाने पर अध्यापक पूरी कक्षा को अपने मार्गदर्शन में औपचारिक रूप से एक साथ अभ्यास करने के लिए कह सकता है। सामूहिक सहभाग से छात्रों को अपने कार्य में कल्पना और अन्य सहभागियों की तुलना में आ जाएगी। फिर आपका आता है अशुद्धि की सुधार। अशुद्धि के सुधार में हम क्या करते हैं, अशुद्धि सुधार में छात्रों द्वारा समूह में अभ्यास करने से अध्यापक को यह ज्ञात होगा कि कहाँ पर अशुद्धियाँ होती है और कहाँ पर सुधार की आवश्यकता होती है या आवश्यकता है। इससे वैयक्तिक रूप से ध्यान देने पर लगने वाला समय भी बच जाता है। अध्यापक इस प्रकार की अशुद्ध अभ्यास करने वाले छात्रों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है। यौगिक अभ्यास मूलतः वैयक्तिक स्वरूप के होने के कारण को जब सामूहिक रूप से किया जाता है तब व्यक्तिगत क्षमताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह आपका हो गया अशुद्धि सुधार के लिए। फिर आता है आपका निर्देशन कार्य।
सामूहिक अभ्यास में जब निर्देश दिए जाते हैं तब यह ध्यान में रखा जाए कि निर्देश का हेतु अभ्यास की विविध अवस्थाओं के क्रम को सुझाना होता है। अतः आदेशों या निर्देशों को बहुत मंद ताल से दिया जाना चाहिए ताकि अभ्यास करते समय झटके या जर्क को हम टाल सके, जर्क ना लगे कि बैक टू बैक कमांड देने से क्या होती है, जर्क लग सकता है, तो झटकों या जर्क को हम टाल सके और व्यक्तिगत क्षमताओं पर उचित ध्यान रह सके। औपचारिक ढंग से कार्य करने पर बल दिया जाना चाहिए। कृत्यों का प्रदर्शन पुनरावृत्ति, इसमें क्या होता है, समूह में अभ्यास करने के उपरांत कुछ छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों को बताना या बताया जाना और आवश्यक सुधार एवं त्रुटियां न होने की दृष्टि से सुझाव दिए जाने चाहिए और उन बातों पर विचार प्रकट करना चाहिए जिनका स्पष्टीकरण होना आवश्यक होता है। फिर आपका आता है अभ्यास पुनरावृत्ति। अभ्यास पुनरावृत्ति क्या होती है, समूह द्वारा क्रियाविधि को दोहराया जाए। फिर आपका आता है प्रदर्शन पुनरावृत्ति। अध्यापक द्वारा पुनः प्रदर्शन प्रस्तुत किया जाए और मुख्य तत्वों को स्पष्ट किया जाए। फिर आता है आपका विश्राम अवधि। सामूहिक अभ्यास समाप्त होने पर छात्रों को शाबाशन द्वारा विश्राम करने को कहा जाए। जब एक से अधिक यौगिक अभ्यास कक्षा में प्रस्तुत होते हैं तब पाठ के अंत में शाबाशन का अभ्यास कराया जाना श्रेयस्कर होता है। कभी कभी बीच में भी आवश्यक हो तो शाबाशन हम करा सकते हैं, शाबाशन कराया जाना चाहिए या शाबाशन को हम कराते हैं। पाठ समाप्त होने के पूर्व अध्यापक को अभ्यास के महत्वपूर्ण तथ्यों का सार बताना उपयोगी होता है। इससे अभ्यास शुद्ध और सफलता से करने में हेल्प मिलती है, सहायता मिलती है। छात्रों द्वारा अभ्यास से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं, हमें प्रेरित करना चाहिए ताकि छात्रों के स्मृति पटल पर अभ्यास की छाप मुद्रित हो सके कि उसने क्या सीखा उसको बता सकते हैं। फिर आपका आता है यौगिक पाठ को कार्यान्वित करने की स्पष्ट तथा पूर्ण प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें होती है। इसको याद रखेंगे, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्रार्थना पहले क्या होती है, प्रार्थना या प्रार्थनामय मनस्थिति से कक्षा में अनुकूल वातावरण का बनाना, शाब्दिक प्रस्तावना द्वारा योग संकल्पना के स्थापन करना, यौगिक अभ्यास का पूर्ण चित्र, मतलब आपका एक डायग्राम देकर के पूर्ण चित्र प्रदर्शन द्वारा या आप के 3D इमेज के द्वारा भी उसके प्रदर्शन के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तुत करना, संपूर्ण क्रियान्वयन को अवस्थाओं या आवाज नहीं आ रही है, अवस्था या भागों में विश्लेषित करना। अभ्यास का अनुभव प्राप्त होने के लिए छात्रों को समय दिया जाना, अध्यापक के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में सामूहिक अभ्यास करना, अभ्यास में होने वाली त्रुटियों का पता लगाना और उन्हें सुधारना, कार्यों का पुनः विश्लेषण के महत्वपूर्ण तथ्य पर बल देते हुए उनको निर्देशित करना, अभ्यास में विद्यमान विविध प्रावस्थाओं का स्पष्टीकरण करते हुए पूर्ण प्रदर्शन प्रस्तुत करना, समूह द्वारा पुनः अभ्यास करना, प्रदर्शन, चर्चा, संपरिवर्तन की आवश्यकता हो तो उसे अल्पक्षम छात्रों के लिए सहायक अभ्यास द्वारा पूर्ण अभ्यास का एक चित्र प्रस्तुत करना, अंत में शवासन करा करके पूर्ण विश्राम करना। अध्यापक की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उसने पाठ में ऊपर दी गई बातों का कितना उपयोग किए हैं। स्मरण रहे, आप जैसा करेंगे अध्यापन वैसा ही होगा। ऊपर लिखे विचार उस यौगिक पाठ के संदर्भ में हैं जहां नए सिरे से अभ्यास प्रारंभ हुआ है, परंतु योग पाठ एक अभ्यास सत्र भी हो सकता है। इस प्रकार के पाठ में पूर्व किए गए अभ्यासों को कराया जाता है। इन दो प्रकार के योग पाठों में अंतर होना स्वाभाविक होता है। पहले प्रकार के पाठ का मुख्य प्रयोजन नए अभ्यास को विस्तृत क्रियाविधि सहित सिखाना है, जबकि दूसरे प्रकार के पाठों में सीखी क्रियाविधियों को करते रहने पर बल हमें
जो क्रियाविधियों को करते रहने पर बल होता है, जिससे मूल क्रियाविधि हम भूलते नहीं है और उससे होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में हमें लाभान्वित होने का मौका मिलता है, यानी हमें स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। अभ्यास युक्त पाठों जो हम जो अभ्यास लेते हैं, अभ्यास युक्त योग पाठों में क्या क्या होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि किए गए योग अभ्यास के समूह होते हैं, ज्ञात क्रियाविधियों में से अर्थपूर्ण अभ्यास को चुने जाते हैं, प्रोग्रेशन यानी प्रगमन के सिद्धांत पर आधारित एक क्रम होता है, यथासंभव योगाभ्यास के विविध समूहों अधिकाधिक लाभ होने की दृष्टि से तान, शिथिलीकरण, श्वसन विधियाँ और ध्यान का उपयोग कर चुने जाते हैं। अभ्यास पाठ में जब हम अभ्यास करते हैं तो अभ्यास पाठ में पूर्व में प्रस्तुत प्रकार के अनुसार शांतिपूर्ण वातावरण से प्रारंभ कर अंत में शवासन या ध्यान सहित शिथिलीकरण भी किया जाए, जिससे सहभागी छात्रों को चरम अनुभव मिल सकता है या मिल सके। योग पाठ पर योग के पाठ ऊपर प्रस्तुत दो प्रकार का मेल भी हो सकता है, दोनों का मिश्रण भी हो सकता है। अभ्यास पाठ का कुछ समय के लिए संचालन कर अध्यापक पूर्व में चर्चित प्रकार से मिलता जुलता नया अभ्यास प्रस्तुत कर सकते हैं। पूरे पाठ में योग अभ्यास के समूहों को ध्यानरत मनस्थिति पर बल दिया जा सकता है या अंत में ध्यान अभ्यास पर अधिक समय दिया जा सकता है। फिर ध्यान पाठ के संचालन के कुछ संकेत होते हैं। ध्यान एक मानसिक युक्ति होती है, ध्यान के ऊपर प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, जो प्रेरणा को परिसीमित करती है और अवधान को एक अपरिवर्तनीय प्रेरणा द्वारा निर्देशित करती है। प्रारंभ से ही इसे चेतना की अवस्था को बदलने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। यह धार्मिक अभ्यासों का एक अंग है। हाल में ध्यान को एक धार्मिक अभ्यास की अपेक्षा चिकित्सा हेतु उपयोग में लाया जा रहा है। ध्यान को एक धर्म से परे अभ्यास के रूप में लिया जा सकता है। ध्यान की क्रियाविधि जीव प्रतिफलन यानी बायोफीडबैक क्रियाविधियों और शिथिलीकरण विधियों से संबंधित होते हैं। ध्यान की विशेषता में हम क्या देखेंगे, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इससे काफ़ी कंटेंट मिलती है एग्जाम में, एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं इसमें से। ध्यान के दौरान शरीर एवं मन को गहरा विश्राम मिलता है। ये यहाँ से आपका जो न्यूमेरिकल डेटा है इसको याद रखेंगे। 20-30 मिनट के ध्यान से प्राण वायु का ग्रहण कम किया जा सकता है, जो 6-7 घंटे के नींद से होता है, वो 20-30 मिनट के ध्यान से ही हो जाती है। हृदय गति और श्वसन गति घटती है। परानुकंपी प्रभाव की ओर झुकाव जाता है। दुश्चिंता घटती है। इस बार इससे प्रश्न पूछे गए थे तरंगों के ऊपर, जो जिन लोगों ने एग्जाम दिए थे उनको पता होगा, इसलिए इनको याद रखेंगे। ध्यानावस्था में विद्युत मस्तिष्क आलेख यानी EEG में ऊंचे अल्फा एवं बीच बीच में थीटा तरंग प्रकार तथा निद्रा के समान असामान्य प्रकार की तरंगें दिखाई देती है। शरीर क्रिया की दृष्टि से ध्यान को जागृत अल्प चयापचयात्मक मतलब मेटाबॉलिज्म आपका चयापचयात्मक अवस्था कहते हैं। नियमित अभ्यास करने पर ध्यान से आचरण में परिवर्तन आता है, जो कई हितकर परिवर्तनों का द्योतक होता है। कुछ सावधानियों का ख्याल रखेंगे। सावधानियाँ क्या है? ध्यान की अपनी परिसीमाएं हैं। सभी व्यक्ति 20 से 30 मिनट के लिए भी ध्यान का अभ्यास नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को अति ध्यानाभ्यास हानिकारक हो सकता है। अधिक से अधिक लाभ का सिद्धांत यहाँ पर लागू नहीं होता, याद रखेंगे जब एग्जाम में अगर आता है तो। लंबी ध्यानावस्था द्वारा कुछ कठिन संवेगों से मुक्ति हो सकती है। प्रतिकूल मनोविकार युक्त व्यक्ति में ध्यान के अभ्यास से
मनोविकसित घटनाएं अवक्षेपित हो जाती है। यहाँ तक कि स्वस्थ और स्थिर लोगों में लंबी ध्यानावस्था का अभ्यास करना भी प्रारंभ, या कह सकते हैं कि लंबी ध्यानावस्था का अभ्यास प्रारंभ करना बुद्धिमानी नहीं है। इन समस्याओं से बचने के लिए ध्यान का अभ्यास मिताचार से कराया जाए। ध्यान अभ्यास को खिंचायुक्त आसन, प्राणायाम जैसे तालबद्ध श्वसन और शवासन जैसे शिथिलीकरण की क्रियाविधि का अभ्यास कराने के बाद करना लाभदायक होता है। यह संदेहास्पद है कि क्या ध्यान को कभी प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है। वास्तव में ध्यानावस्था अल्पकाल टिकने वाली ध्यान भाव दशा को प्रदान करने वाले विविध साधनों से बनी पृष्ठभूमि से सिद्ध होती है। ध्यान को सिखाने की विधि। ध्यान सिखाने के लिए मधुर स्वर और सरल क्रिया विधियों के द्वारा बने ध्यानरत मनोभाव से उत्पन्न प्रशांत वातावरण को बनाने में योगदान देते हैं। ध्यान को यांत्रिक क्रिया विधि से प्रस्तुत करने की अपेक्षा सहभागियों को ध्यानमय मनोभाव में लाकर उसकी व्यक्तिगत क्षमता अनुसार समय निर्धारण करना, पर्याप्त समय के लिए उसमें रहने चाहिए या उसमें रखना चाहिए। अतः यह उचित है कि ध्यान को यौगिक अभ्यासों के साथ करें, न कि अलग प्रस्तुत करके। या एग्जाम में आ सकते हैं कि ध्यान यौगिक अभ्यास के साथ करना चाहिए या अलग करना चाहिए, तो इसका ख्याल रखेंगे जिससे वह अधिक प्रभावी और कम हानिकारक हो। यह न भूलें कि यौगिक अभ्यासों की परंपरा में ध्यान का स्थान इन अभ्यासों से अधिक ऊंचा है। सभी यौगिक अभ्यास परस्पर अनुपूरक होते हैं। प्रत्येक अभ्यास न्यूनाधिक मात्रा में समान योगदान देता है। स्थिर, सुखद और सीधी शरीर जो हमारा कैसे होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, सुखद और सीधी शरीर स्थिति में, ऐसा स्थिति जिसमें सिर, ग्रीवा एवं रीढ़ सीधा हो। ये प्रश्न आया था इस बार, जिन लोगों ने एग्जाम दिया था उनको पता होगा, यही प्रश्न पूछे गए थे। स्थिर, सुखद और सीधी शरीर स्थिति जिसमें सिर, ग्रीवा एवं रीढ़ सीधा हो और नियमित श्वसन किया जाता हो, ध्यान अभ्यास में सहायक होता है। अगर आप दोबारा अपने पेपर को चेक करोगे, देखो ये क्वेश्चन मिलेगा। अध्यापक द्वारा स्वमूल्यांकन। जब अध्यापक किन्हीं क्रियाओं को एक जैसे ढंग से सिखाता रहता है, तब अध्यापन थोड़े समय में ही अरोचक हो जाता है। क्रियाओं में उचित परिवर्तन और उन्हें उचित ढंग से प्रस्तुत करने पर आधारित अध्यापक द्वारा स्वयं अध्यापन का निरंतर मूल्यांकन करते रहना आवश्यक होता है। उस मूल्यांकन में अध्यापक को स्वयं से प्रश्न पूछने चाहिए कि पाठ योजना बनाने में पर्याप्त समय दिया या विचार किया गया है। क्या छात्र उत्साहपूर्वक अनुक्रिया करते हैं? क्या उसे अध्यापन में नया अनुभव प्राप्त हुआ? क्या वह विविध प्रक्रियाओं और गठनों में सुधार कर सकता है? क्या कार्य में पिछले छात्रों के लिए पर्याप्त समय और ध्यान दिया जाता है? क्या छात्र में सर्वसाधारणतया अपने निष्पादन में सुधार कर रहे हैं? इत्यादि। प्रगतिशील अध्यापक को अपने अध्यापक कार्य में सदा प्रयोग करते रहना चाहिए और नियमित रूप से मूल्यांकन भी करते रहना चाहिए, जिससे कि वह एक सक्रिय अध्यापक बनकर स्वयं को और छात्र को संतुष्ट कर सके। यहाँ हमारा ये कंटेंट हमारा समाप्त होता है और इसके बाद हम इसके ऊपर MCQs करेंगे और हम कुछ करेंगे कि लेसन प्लानिंग के कुछ हम कंटेंट को आपको शेयर करके समझाएंगे। फिर इसके आपका पूरा समाप्त हो जाएगी और इसके फिर हम टेस्ट सीरीज़ के हम करेंगे और फिर आप देखेंगे कि ये आप कितना अच्छे से कर पाते हो, जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम इसके बाद हम अगले क्लास में इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्वेश्चंस के ऊपर भी। थैंक यू सो मच।